चलिए दोस्तों, आज देखते हैं ए लेटर टू गॉड पार्ट 2। तो शुरुआत करते हैं। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, यानी कि तभी अचानक से एक तेज हवा चलना शुरू हुई। एंड अलोंग विद द, और उसके साथ में रेन यानी कि बारिश, यानी कि तभी अचानक से हवा तेजी से चलना शुरू हुई और उसके साथ में बारिश के साथ, यानी बारिश के साथ में वेरी लार्ज हिल स्टोन बिगेन टू फॉल। वेरी लार्ज यानी कि बहुत बड़े, हिल स्टोन का मतलब कि ओले, बिगेन टू फॉल यानी कि गिरना शुरू हो गए। यानी कि तभी अचानक से तेज हवा चलने लगी और बारिश के साथ में ओले गिरना शुरू हो गए। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। दीज ट्रूली यानी कि ये सच में, डिड रिसेंबल का मतलब लगते थे, न्यू सिल्वर कॉइन्स का मतलब कि नए चांदी के सिक्के। कहने का मतलब कि ये जो ओले गिर रहे थे ये सच में नए चांदी के सिक्के के समान लग रहे थे। ये दो लाइन का अर्थ हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं कि द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल। कहने का मतलब कि बॉयज यानी कि लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्व यानी कि अपने आप को रोक नहीं पाए या अपने आप को संभाल नहीं पाए और बारिश में चले गए। एक्सपोजिंग देमसेल्व यानी कि बारिश में चले गए। रन आउट यानी कि बाहर निकले। टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल, फ्रोजन का मतलब होता है फ्रोज यानी कि बर्फ, पर्ल का मतलब कि मोती, यानी कि उस बर्फीले मोती को इकट्ठा करने के लिए लड़के उस बारिश में बाहर निकल गए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन, आई होप इट पास क्विकली। एक्सक्लेम द मैन यानी कि वह व्यक्ति चिल्लाया। यहाँ से देखते हैं कि एक्सक्लेम द मैन, वह व्यक्ति चिल्लाया, वह व्यक्ति चीखा कि इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, यानी कहने का मतलब कि इट्स रियली गेटिंग बैड, बैड का मतलब कि बुरा होना, नाउ का मतलब कि यानी कि अब यह बुरा हो रहा है, अर्थात कि गलत हो रहा है। आई होप इट पास क्विकली, और मैं आशा करता हूँ कि यह जल्द ही गुजर जाएगा, जल्द ही समाप्त हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, इट डिड नॉट पास क्विकली कहने का मतलब कि यह जल्द ही नहीं गुजरा। फॉर एन आवर, लगभग एक घंटे तक। द हिल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द आउटसाइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। लगभग एक घंटे तक ओले घर पर, बगीचे में, बाहर की तरफ, फसलों पे और पूरी घाटी में गिरते रहे। कहने का मतलब कि यह जल्दी से नहीं गुजरा, यह तूफान जल्दी से नहीं गुजरा और लगभग घंटों तक ओले घर के ऊपर, बगीचे में, बाहर की तरफ, फसलों के खेत में और पूरी घाटी में गिरते रहे। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद साल्ट। फील्ड वॉज वाइट यानी कि खेत एकदम से सफ़ेद हो गए। एज इफ कवर्ड विद साल्ट, जैसा कि यह नमक से ढक गया हो। नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, नॉट ए लीफ यानी कि एक भी पत्ता, रिमेन ऑन द ट्रीज यानी कि पेड़ों पे नहीं बचा, यानी कि एक भी पत्ता पेड़ों पे नहीं बचा। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, यानी कि फसल, वाज टोटली डिस्ट्रॉयड का मतलब कि पूरी तरीके से नष्ट हो गई, अर्थात कि फसल पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी थी। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फ्लावर्स यानी कि फूल, वेयर गॉन का मतलब कि जा चुके थे, फ्रॉम द प्लांट्स का मतलब कि पौधों से, पौधे से फूल जा चुके थे। लेंचोच साउल वाज फिल विद सैडनेस, लेंचोच साउल यानी कि लेंचो की आत्मा, वाज फिल्ड का मतलब कि भर गई, विद सैडनेस का मतलब कि दुख से, अर्थात कि लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड यानी कि जब तूफान गुजरा। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, ही स्टूड का मतलब कि वह खड़ा हुआ, इन मिडल ऑफ द फील्ड यानी कि खेत के बीच में। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से कहा। ए प्लेग ऑफ, ए प्लेग ऑफ लोक्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। ए प्लेग ऑफ लोक्टस, लोक्टस का मतलब होता है टिड्डी, यानी कि टिड्डियों का समूह। वुड हैव लेफ्ट का मतलब छोड़ जाता है, मोर देन दिस यानी कि इससे कहीं ज़्यादा। कहने का मतलब कि टिड्डियों का समूह भी इससे कहीं ज़्यादा छोड़ जाता है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग
हेल यानी कि ओलों ने या तूफान ने लेफ्ट नथिंग यानी कि कुछ भी नहीं छोड़ा। कहने का मतलब कि तूफान ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। दिस ईयर यानी कि इस वर्ष या इस साल, वी विल हैव नो कॉर्न यानी कि हमें फसल नहीं मिलेगी या हमारी फसल नहीं होगी। दैट नाइट वाज sorrowful वन। दैट नाइट यानी कि वह रात, वाज sorrowful का मतलब कि दुख भरी थी, वन का मतलब कि प्रत्येक के लिए यानी कि उस घर में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए वह रात दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। ऑल आवर वर्क यानी कि हमारे सभी कार्य, फॉर नथिंग का मतलब कि कुछ भी नहीं, यानी कि हमारे सभी कार्य जो हम लोगों ने मेहनत की हुई थी उसका कोई भी परिणाम नहीं मिला, यानी कि कुछ भी नहीं मिला। देर इज नो वन हु कैन हेल्प अस। देर इज नो वन कहने का मतलब कि कोई भी नहीं है, हु कैन हेल्प अस जो कि हमारी मदद कर सके। अर्थात पूरी लाइन को देखें तो ऐसा कोई भी नहीं है जो कि हमारी मदद कर सके। फॉर योर इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स बताते हैं कि वहाँ उस घाटी में सिर्फ वही एक अकेला घर था, जैसा कि आप स्टार्टिंग में यानी कि शुरुआत में पढ़े थे कि वहाँ पे सिर्फ वही अकेला एक ही घर था। तो इसी के लिए कह रहा है कि वहाँ पे कोई और नहीं था कि जो उनकी मदद कर सकता था। चलिए देखते हैं अब आगे। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर कहने का मतलब कि हम सभी लोग इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। कहने का मतलब कि वे आपस में बातचीत करते हैं कि हम सभी लोग इस वर्ष भूखे ही रह जाएंगे। बट इन हर्ट ऑफ ऑल who lives in solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God। कहने का मतलब कि बट ऑल द हार्ट ऑफ ऑल यानी कि सभी दिलों में यानी कि सब लोगों के दिलों में, हु लिव्ड इन द सोलिटरी हाउस जो कि उस पूरे घर में रहते थे, इन द मिडल ऑफ द वैली यानी कि उस घाटी के बीच में, देर वाज ए सिंगल होप उनकी एक मात्र आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड यानी कि भगवान से मदद की। अब पूरी लाइन का अर्थ देखते हैं तो उस घाटी के बीच में रहने वाले उस घर के प्रत्येक व्यक्ति के दिल में बस एक ही उम्मीद थी, एक ही आशा थी और वह कि भगवान से सहायता की। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम लाइक टू टोटल लॉस। डोंट बी अपसेट यानी कि ज़्यादा परेशान ना हो, इवन दो इट दिस सीम्स लाइक अ टोटली लॉस जबकि हमारा संपूर्ण नुकसान हो गया है या सब कुछ खत्म हो गया है, फिर भी ज़्यादा परेशान ना हो। रिमेंबर याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर। नो वन डाइज ऑफ हंगर यानी कि कोई भूख से नहीं मरता। अर्थात कि जब पूरी लाइन को देखते हैं तो हो जाता है कि याद रखो कोई भूख से नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। दैट्स का मतलब कि यही था, ये यही कहने को था जो कि वह कह रहे थे। दैट से का मतलब कि जो कि वह कहते थे कि नो वन डाइज ऑफ हंगर यानी कि कोई भूख से नहीं मरता। कहने का मतलब कि जब उनकी पूरी की पूरी फसल खत्म हो गई, ओलों की वजह से बर्बाद हो गई थी, तो उस समय उनके पास में बस यही एक अपने आप को सांत्वना देने के लिए शब्द था कि कोई भी भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू नाइट ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज होप। ऑल थ्रू द नाइट यानी कि पूरी रात, लेंचो थॉट यानी कि लेंचो सोचता था, ओनली ऑफ हिज ओनली होप यानी कि अपने सिर्फ एक उम्मीद या एक आशा के बारे में। कहने का मतलब कि उस पूरी रात लेंचो सिर्फ अपनी एक ही उम्मीद के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड। हेल्प ऑफ गॉड यानी कि भगवान के सहायता की। हुज आइस यानी कि जिनकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड जैसा कि वो जानता था या जैसा कि उसे मालूम था कि सी एवरीथिंग यानी कि सब कुछ देख रही है, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस। इवन डीप इन वन कंसाइंस कहने का मतलब कि हर एक के दिल पे क्या बीत रही है। अब पूरी लाइन को देखते हैं तो पूरी लाइन का अर्थ हो जाता है कि उस पूरी रात लेंचो अपनी सिर्फ एक ही उम्मीद के बारे में सोचता रहा, वह थी भगवान से सहायता की।
जिसकी आंखें, जैसा कि उसे मालूम था या जैसा कि उसे पता था, उसे अर्थात कि लेंचो को यह पता था कि सी इज एवरीथिंग, यानी कि सब कुछ देखती है, यानी कि भगवान की आंखें सब कुछ देखती है। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, कि हर एक के दिल पे क्या बीत रहा है या भगवान की आंखें देखती रहती हैं, या हर एक की आत्मा पे क्या गुजर रही है भगवान की आंखें देखती रहती हैं। लेंचो was an ox of man, working like an animal in field, but still he knew how to write. लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन, ऑक्स ऑफ मैन, ऑक्स का मतलब कि बैल, यानी कि यहाँ पे कहा गया कि लेंचो एक बैल के जैसा आदमी था या जानवर के जैसा व्यक्ति था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, जो कि जानवर की तरह खेतों में काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वह जानता था, लिखना भी जानता था। कहने का मतलब कि उसे थोड़ा बहुत लिखना भी आता था। लेंचो एक बैल के जैसा आदमी था जो कि खेतों में जानवरों की तरह काम करता था, लेकिन उसे थोड़ा बहुत लिखना पता था, यानी कि थोड़ा बहुत वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, यानी कि अगले रविवार, एट डे ब्रेक, यानी कि दिन निकलते ही बिगेन टू राइट लेटर, यानी कि उसने एक पत्र लिखना शुरू किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे कि वह खुद शहर ले जाएगा। एंड प्लेस इट मेल, और उसे पत्र पेटिका में डालेगा, पत्र पेटिका में छोड़ेगा। पूरी लाइन का अर्थ देखें तो हो जाता है कि अगले रविवार दिन निकलते ही उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, जो कि उसे वह खुद शहर ले जाएगा और उसे पत्र पेटिका में डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, इट वॉज नथिंग, या कुछ और नहीं, लेस देन ए लेटर टू गॉड, यानी कि भगवान के नाम के एक पत्र का, यानी कि यह भगवान के नाम के पत्र के सिवा कुछ और नहीं था। गॉड ही रोट, उसने लिखा कि ईश्वर, ये भगवान, इफ़ यू वुड नॉट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मेरा परिवार और मैं पूरे इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पीसोज, आई नीड 100 पीसोज, यानी कि मुझे 100 पीसोज की ज़रूरत है। इन आर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, जिससे कि मैं अपने खेतों को दोबारा बो सकूं। एंड लिव अंटिल द क्रॉप कम, और तब तक जीवित रह सकूं, अपना जीवन यापन कर सकूं जब तक कि फसल तैयार होती है। बिकॉज द हेल स्ट्रॉम, क्योंकि ओलो ने। अब पूरी लाइन का अर्थ देखते हैं कि उसने लिखा कि ईश्वर, आप, इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरा परिवार और हम, यानी कि मैं, पूरे इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। और मुझे 100 पीसोज की ज़रूरत है अपनी फसल को बोने के लिए फिर से दोबारा, और तब तक जीवित रहने के लिए जब तक कि फसल तैयार ना हो जाए, क्योंकि हिलोस्ट्रोम, यानी कि क्योंकि ओलो ने। यहाँ तक लेंचो ने लिखा। ही रोट टू गॉड ऑन द इन्वेलप, इन्वेलप यानी कि लिफाफा, टू गॉड यानी कि भगवान, या भगवान के लिए, ही रोट यानी कि उसने लिखा, अर्थात कि उसने लिफाफे पे टू गॉड, भगवान के लिए लिखा। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन, ठीक। पुट द लेटर इनसाइड यानी कि उस लिफाफे के अंदर पत्र को रखा, एंड स्टिल ट्रबल, और उसको ले करके, इसको मोड़ करके, वेंट टू टाउन, वह शहर की ओर गया। एट द पोस्ट ऑफिस, डाक खाने पर पहुंचकर, ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। ही प्लेस्ड ए स्टैम्प, उसने एक टिकट खरीदी और उसे पत्र के ऊपर चिपका दिया, उसे पत्र पेटिका में डाल दिया, यानी कि उस पत्र को पत्र पेटिका में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉई who was a postman and also helped the post office bent to his boss, laughing heartily, and showed him the letter to God. वन ऑफ द एम्प्लॉय यानी कि एक कर्मचारी, हु आज अ पोस्टमैन, जो कि एक डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, जो कि उससे डाक खाने की मदद भी किया करता था। वेंट टू हिज बॉस, वह अपने मालिक के पास में गया, लाफिंग हर्टली, खूब तेजी से हंसते हुए, एंड शोड हिम, और उसे दिखाया, द लेटर टू गॉड, भगवान के नाम का पत्र।
अब पूरी लाइन का अर्थ देखें तो हो जाता है कि एक कर्मचारी जो कि एक डाकिया था, वह अपने बॉस या अपने मालिक के पास में खूब तेजी से हंसते हुए उस पत्र को, भगवान के नाम को पत्र को ले जाता है और दिखाता है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन, अपने पूरे पोस्टमैन या डाकिये के जीवन में ही न्यू दैट एड्रेस, कहने का मतलब कि अपने पूरे डाकिये के जीवन में वो कभी इसे पते को नहीं जानता था, इस एड्रेस को नहीं जानता था। द पोस्ट मास्टर यानी कि वह डाकिया, अ फैट एमियल फ्लो, कहने का मतलब कि एक फैट मतलब मोटा, एमियल का मतलब कि हंसमुख व्यक्ति, यानी कि उसका जो डाक मालिक था, पोस्ट मास्टर था, वह एक मोटा हंसमुख व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसने भी तेजी से हंसना शुरू कर दिया। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन तभी अचानक से वह एकदम से गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर, और उस पत्र को मेज पर रखते हुए या थपथपाते हुए कमेंटेड, उसने टिप्पणी की कि व्हाट अ फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ, ठीक, आई विश का मतलब कि यहाँ पे सलाम, माने कि मैं इस विश्वास को सलाम करता हूँ, ऑफ द मैन, उस व्यक्ति के, हु रोट दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा, स्टार्टिंग अप करेस्पॉन्डेंस विद गॉड, और भगवान के साथ में पत्राचार को शुरू किया, पत्र व्यवहार को शुरू किया। अब पूरी लाइन को देखें तो अर्थ हो जाता है कि उसने अपने पूरे डाकिये के जीवन में कभी भी इस पते को नहीं देखा था या इस पते को वह नहीं जानता था। और डाक का मालिक जो कि एक मोटा हंसमुख व्यक्ति था, वह भी तेजी से हंसने लगा, लेकिन तभी वह तुरंत गंभीर हो गया और पत्र को अपनी टेबल पे थपथपाते हुए या पटकते हुए उसने टिप्पणी की कि क्या विश्वास है। मैं लेखक के इस विश्वास को सलाम करता हूँ, जिसने भगवान के साथ भी पत्र व्यवहार या पत्राचार को आरंभ किया, यानी कि पत्र भेजने का काम भगवान के साथ भी जिसने शुरू किया। तो आई होप कि आपको अब ये समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं आगे। सो इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया। सो इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, तब वह लेखक के भगवान में विश्वास को बनाए रखने के लिए वह पोस्ट मास्टर यानी कि वह डाक मालिक एक विचार पे आता है, यानी कि उसके मन में एक विचार आता है, और वह यह कि आंसर द लेटर, यानी कि उस पत्र के उत्तर देने का। कहने का मतलब कि लेखक के भगवान में विश्वास बनाए रखने के लिए उस पोस्ट मास्टर के मन में एक विचार आता है, और वह यह है कि वो पत्र का उत्तर देने का, यानी कि वह पत्र का उत्तर देना चाहता है। बट व्हेन ही ओपन इट, लेकिन जब वह इसे खोलता है, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट हैड नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। कहने का मतलब कि लेकिन बट व्हेन ही ओपन इट, यानी कि जब वह इस पत्र को खोलता है, इट वॉज एविडेंट, कहने का मतलब कि वह सोच में पड़ जाता है कि टू द आंसर, उत्तर देने के लिए, ही नीडेड सम मोर थिंग, यानी कि उसे कुछ अधिक चीज़ों की ज़रूरत थी, मोर देन गुडविल, एक अच्छी सोच या अच्छे विचार के, इंक यानी कि स्याही के, पेपर यानी कि कागज़ के। पूरी लाइन का अर्थ देखें तो हो जाता है कि जब उसने पत्र को खोला तो वह पाता है कि उसे एक अच्छे विचार, स्याही, कागज़ के सिवा कुछ और भी चीज़ की ज़रूरत है। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, बट ही स्टक, लेकिन वह उलझा रहता है या अपनी बात पे अडिग रहता है, टू हिज रिजोल्यूशन, यानी कि जो उसने विचार बनाया था, यानी कि पत्र देने का उसने विचार बनाया था, तो उस बात पे वह अडिग रहता है। ही